बच्चों गुड इवनिंग। आज की क्लास में स्वागत आप सबका। कल खत्म किया था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं और कुछ कमी, और छोड़ा था स्टार्ट करके हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहाँ से आया शब्द? जैसे कल बात कर रहे थे हम व्यष्टि, जिसको हमने कहा माइक्रो, और माइक्रो शब्द आया था ग्रीक शब्द आपका निक्रोस से। किससे बना था? निक्रोस से। उसी प्रकार ये मैक्रो शब्द जो बना है वो भी ग्रीक शब्द से बना है। और ग्रीक शब्द कौन सा? मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। इसका मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो बड़े से रिलेटेड, बड़े समूह से संबंधित है। बड़े समूह का मतलब उसमें माइक्रो में आपकी व्यक्तिगत इकाई की बात होती थी, इसमें व्यक्तिगत इकाई की बात नहीं होगी, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी। कहने का मतलब मैक्रो का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो देश की इकोनॉमी की बात होगी, देश की अर्थव्यवस्था की बात होगी। वहां पे हमने एक वस्तु की कीमत की बात की थी, एक वस्तु की कीमत। और यहां पे हम बात करेंगे कीमत स्तर की। फर्क है बेटा इन चीजों में। कीमत, एक वस्तु चीनी लाए 40 रुपए किलो, 42 रुपए किलो। साबुन लाए 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का। ये कीमत है एक वस्तु की। सेवाओं की कीमत हो सकती है। एक व्यक्ति मैथ्स पढ़ा रहा है, ट्यूशन फीस के रुपए ले रहा है आपसे 800 रुपए, वो उसकी कीमत है। लेकिन मैक्रो में उस कीमत की बात नहीं करेंगे, मैक्रो में करेंगे बात कीमत स्तर की। किसकी बात करेंगे बेटा? कीमत स्तर। कीमत स्तर का मतलब सभी वस्तुओं के कॉमन प्राइस जो है उसकी बात करेंगे। जैसे सामान्यतः हम कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है। अखबार में पढ़ा कि महंगाई आसमान में, महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल चीनी की कीमतें बढ़ी। कीमतों को जनरलाइज कर दिया गया, और कीमतों को जब जनरलाइज किया गया तब उसको कहा गया कीमत स्तर। सभी वस्तुओं को जब जनरलाइज किया तब बात की हमने कीमत स्तर। कहने का मतलब मैक्रो में कीमत की नहीं, कीमत स्तर की बात करेंगे। साथ में वहां पे एक व्यक्ति की आय की बात की गई थी। माइक्रो में कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो मान लीजिए महीने के 40,000 रुपए कमाता है, तो वो उसकी व्यक्तिगत आय है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत आय की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की बात करेंगे। वहां पे एक फर्म के उत्पादन की बात आती थी, एक फर्म ने 50 टन उत्पादन किया, लेकिन यहाँ पे सारे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? वहां पे एक व्यक्ति की बचत की बात कर रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय बचत की बात करेंगे। वहां पे एक व्यक्ति को काम मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे पूरे देश के रोजगार स्तर की बात करेंगे। यहाँ पे कुल उत्पादन की बात करेंगे, कीमत स्तर की बात करेंगे। ये बातें जो है हम मैक्रो में करेंगे। कहने का मतलब मैक्रो का संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, जिसके अंदर क्या चीजें आएंगी? राष्ट्रीय आय आएगी, राष्ट्रीय बचत आएगी, कुल उत्पादन आएगा, सामान्य कीमत स्तर आएगा, या संपूर्ण कीमत स्तर की बात कर लेंगे। सारी चीजें जो हैं वो मैक्रो के अंदर हम स्टडी करेंगे आज। दोनों चीजों के बीच में आपको फर्क मालूम हो गया कि माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या फर्क है। मोटा मोटी तौर पर एक बार देख लेते हैं लिख के कि माइक्रो, और इधर हम लिखेंगे मैक्रो। क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत
इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा अंतर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसकी बात की थी हमने। इसकी मुख्य समस्या जो है वो कीमत का निर्धारण है। कीमत का निर्धारण जो है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है, इसकी मुख्य समस्या आती है। और इसकी मुख्य समस्या जो है वो रोजगार का निर्धारण, संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं, और उत्पादन का निर्धारण, ये मैक्रो की समस्या, या जिसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरी बात, जो तथ्य माइक्रो के लिए ठीक है, माइक्रो के लिए सही है, वो जरूरी नहीं मैक्रो के लिए भी ठीक हो। और इसमें बात करेंगे कि मैक्रो, मैक्रो मतलब संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और जो चीज संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए लागू होगी वो जनरली सबके लिए लागू होगी। इसका मतलब जो तथ्य मैक्रो के लिए लागू हैं वो सब पर लागू होंगे, वो सब पर लागू होंगे। कहने का मतलब यानी एक तरह से मैक्रो का मतलब ही ये है कि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। इसकी बात जैसे करें कि जैसे हम कहें कि बचत की बात करें, तो बचत एक व्यक्ति बचत करता है, अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको, भाई बचत करता है। लेकिन यही बचत जब मैक्रो के लिए होने लग जाएगी, देश में सभी लोग बचत करने लग जाएंगे, तब ये कहेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कब ऊपर बढ़ेगी? जब लोग जो है उपभोग करेंगे ज्यादा, और उपभोग ज्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है बचत कम करेंगे। और इसमें एक बात आती है, इसके मुख्य साधन जो हैं वो है मांग और पूर्ति की बात आती है। और इसके जो मुख्य साधन हैं वो मांग और पूर्ति, ये व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति है। और यहाँ पे बात करेंगे सकल मांग, जिसको हमने पहले के चैप्टर में कहा था समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड कहा था ना, समग्र मांग, सकल पूर्ति या समग्र पूर्ति, वो चीजें जो हैं, सकल बचत या सकल विनियोग, इस तरह की बात जो है वो इनके बीच में हम करेंगे। अब जो है इससे आगे चलते हैं हम मैक्रो के बाद में। अब इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी इकोनॉमी, या जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक स्ट्रक्चर है, एक आर्थिक ढांचा है। किसी भी देश में एक आर्थिक ढांचा है। वो क्या करता है कि ऐसा ढांचा या संरचना जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके, जो भी देश के अंदर, यानी इसकी परिभाषा कर लिखेंगे तो अर्थव्यवस्था वह आर्थिक ढांचा है जो देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताएं जो है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है। कहने का मतलब इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था वह आर्थिक ढांचा है जो देश में जितने भी उपलब्ध उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों की बात की थी हमने कब? कल की थी ना, भूमि श्रम पूंजी वो वाले, उनका उपयोग करके लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरी किया जाए, जिस स्ट्रक्चर में, जिस ढांचे में, उस ढांचे को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था की बात जब आती है तो सबसे पहली बात आती है समस्याएं, कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आर्थिक समस्या, समस्याएं यहाँ पे दूसरी प्रकार की समस्याएं नहीं,
आप कोई दूसरी समस्या लेके आएंगे हमारे पास, सर बड़ी तकलीफ हो रही है, वो समस्याओं का इलाज नहीं है, यहाँ पे आर्थिक समस्याओं का जो है इलाज है। और आर्थिक समस्याएं कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, देखिएगा। आर्थिक समस्याएं जो है, हमारे परिवार की बात करें, सबसे पहली बात, परिवार क्या करता है बेटा, उपभोग करता है। परिवार को किस चीज की जरूरत है, अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। आजकल की बात करें, स्वच्छ पेयजल की जरूरत है, मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, सड़क की जरूरत है। इन सारी चीजों की जरूरत जो है वो है, और इनकी जरूरत के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उत्पादन के साधनों की, पूंजी। कहने का मतलब, कल भी हमने बात की थी कि उत्पादन के साधन जो हैं वो सीमित हैं, और हमारी आवश्यकताएं वो असीमित हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं की वजह से हमारे सामने आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं कि मेरे पास महीने के, मान लीजिए मैं 20,000 रुपए कमाता हूं, तो अब उस 20,000 में से मुझे चयन करना पड़ेगा कहां कहां खर्च करें। हमें खाने की जरूरत है, तो हमें अनाज कितना लाना पड़ेगा। हमारी जो दूसरी चीजें हैं, कपड़ों पे कितना खर्च करना है। भैंस दूध जब भी देगी जब खल लाऊं, है ना, उसकी भी जरूरत है, वो भी बाजार से लाना है। तो इस 20,000 का मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार है, 20,000 को जो है इन साधनों में वितरण किस प्रकार से है, कौन सा सामान खरीदेंगे, ये एक आर्थिक समस्या है। ये क्या है, आर्थिक समस्या है। अब बात करते हैं आर्थिक समस्या के कारण। तो आर्थिक समस्या के कारणों में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पड़ेंगे। आर्थिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि साधन तो बेटा सीमित हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर जो है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर का मतलब क्या होता है, आवश्यकताओं की तीव्रता कहने का मतलब दो चीजों की आवश्यकता है, एक की तीव्रता ज्यादा होगी, दूसरे की तीव्रता कम होगी। मान लीजिए फसल की बुआई का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो उन्नत बीज, और मान लीजिए उसके लिए पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक जिनको कहते हैं वो आपको लाने हैं। लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आपके पास इतना ही पैसा है कि या तो आप कीटनाशक ला सकते हैं या आप बीज ला सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम जो है उसमें से वो आवश्यकता चुनेंगे जिसकी तीव्रता ज्यादा है, जिसकी तीव्रता ज्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पे हम बीज को वरीयता देंगे। और भी कोई उदाहरण हो सकते हैं जहां पे तीव्रता ज्यादा है, तो जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसको हम वरीयता देंगे, तो वो भी एक आर्थिक समस्या के जो है कारण में बनती है। कुछ चीजें होती हैं वैकल्पिक प्रयोग, उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। कहने का मतलब, वैकल्पिक प्रयोग का मतलब किसी भी उत्पादन के साधन के एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं। नाम सुना होगा, बिजली। बिजली जो विनोद खन्ना की फिल्मों में नाचती थी, वही ना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे उपयोग हैं। ध्यान से सुने,
बैकग्राउंड में हॉरर मूवी का चूं चूं इस तरह की आवाज आ रही है, क्यों 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 क्यों। ऊपर पंखा चल रहा है और बहुत स्लो कर रखा, स्लो इसलिए कर रखा है कि अनावश्यक डिस्टरबेंस नहीं है। कहने का मतलब बिजली से क्या चलता है, पंखा चलता है। बिजली से क्या जलती है, लाइट जलती है। बिजली से साइड में पड़ा हुआ क्या चलता है, कूलर चलता है, फिलहाल बंद कर रखा है, बिजली बचाते हैं। बिजली से क्या चलता है, एसी चलता है। बिजली से क्या चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, और बिजली से लैपटॉप भी चार्ज होता है। ये सारे बहुत सारे प्रयोग हो गए और वैकल्पिक प्रयोगों के कारण भी आर्थिक समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, ये वैकल्पिक उपयोग जो है, ये सामान्य सी बात है, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। अब आपके सिलेबस की एक बड़ा प्रश्न बनता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये जो थी वो आर्थिक समस्याएं थी, सामान्यतः माइक्रो की भी काम आ रही थी और मैक्रो में भी काम आ रही थी। लेकिन अब जो बात करेंगे वो करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में सबसे पहली समस्या आती है साधनों के आवंटन की समस्या। साधनों के आवंटन की समस्या, और इसके अंदर जो है वो जो समस्याएं आएंगी, ये मेन समस्या है। दूसरी जो है आपके और समस्याएं आएंगी साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या या आर्थिक विकास की पूर्ण उपयोग की। लेकिन साधनों के आवंटन की समस्या में सबसे पहली इसके अंतर्गत, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1A। और ये पहला जो है ना आपके सिलेबस में केवल मुख्यतः यही है पहली समस्या, और इसके अंदर तीन समस्याएं आती हैं। और पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, कहने का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की बात जब आ रही है तो उसके सामने उत्पादन में क्या क्या उत्पादन करना जरूरी है, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके बीच में चयन की बात आएगी कि ये उत्पादन करें कि वो उत्पादन करें, ये उत्पादन करें कि वो उत्पादन करें। रोटी बनाएं या पिज्जा बनाएं, बर्गर खाएंगे या फिर और कुछ खाएंगे। ये है क्या उत्पादन किया जाए, और इसी के साथ जो है जो क्या उत्पादन किया जाएगा ना, वो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। ये पहली समस्या है साधनों के आवंटन की समस्याओं में सबसे पहली बात, क्योंकि साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों में अलोकेशन किस प्रकार किया जाए, और उस अलोकेशन की पहली बात आती है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी साधनों के बीच में चयन की समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कि हमको उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए या इसकी तुलना करें तो उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। उत्पादक या पूंजीगत, इनमें से चयन करना है। खाने पीने की वस्तुएं हैं, कपड़ा है, चाय है, चीनी है, गेहूं है, तेल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट मिनट, लाइकली टेलीमार्केटर्स, कपड़ा है, चीनी है, तेल है, और खाद्य वस्तुएं हैं। या फिर उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उत्पादक या पूंजी वस्तुओं का मतलब खाद का हो सकता है, आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, और अन्य कोई उपकरण है, इनमें से चूज करना है आपको। निजी वस्तुएं खरीदनी है कि सार्वजनिक वस्तुएं खरीदनी है। निजी वस्तुएं मतलब जो हमारे निजी तौर पे काम आती हैं, जैसे मकान है, हमारा टीवी है, हमारा फ्रिज है, कूलर है, ये सारी निजी वस्तुएं। या सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुओं में गांव के बीच में पानी की टंकी है, स्कूल है, अस्पताल है,
सड़क है, नल है, ये सारी चीजें, इनमें से आपको चूज करना है। और ये जब बात आ गई, हमने चूज कर लिया कि हमारे पास जो भी साधन है वो लगाने के बाद में हमने ये पता कर लिया क्या उत्पादन किया जाए, तो जितने साधन हैं उनके हिसाब से ये भी तो पता करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में है। भाई हमारे पास लेबर 5 ही है, तो बहुत ज्यादा जो है उत्पादन नहीं कर सकते, उन 5 की सहायता से क्या क्या उत्पादन किया जाना चाहिए उसकी मात्रा भी निश्चित हो। और उन्हीं वस्तुओं और उन्हीं मात्राओं का उत्पादन करेंगे जिनसे जो है, अगर फर्म की बात करें तो फर्म का उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, यानी फर्म उतनी ही मात्रा का और उसी वस्तु का उत्पादन करेगी जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। दूसरी बात, यानी साधनों के एलोकेशन की समस्या में सबसे पहली समस्या आ गई थी क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन, क्या उत्पादन किया जाए इतना लिख देंगे सफिशिएंट है, ये इसी का पार्ट है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और इसी साधनों के अलोकेशन की समस्या के अंतर्गत दूसरी जो समस्या आपकी आती है कि क्या तो हो गया, भाई हमने बता दिया, मान लीजिए हमें कपड़े का उत्पादन करना है और हमने किसी बच्चे को कह दिया कि भाई जाइए आप बड़े हो गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, आप कपड़े का उत्पादन कीजिए, तो उसके सामने क्या समस्या आएगी कि कपड़े का उत्पादन तो कर लेंगे, ये भी पता है कि हमें इतना मीट्रिक टन जो है इतना मीटर कपड़ा है वो चाहिएगा, लेकिन क्या के साथ पहली समस्या इसके अंतर्गत आई थी क्या उत्पादन किया जाए, और इसके अंतर्गत दूसरी समस्या आती है कि वो जो क्या है उसका उत्पादन कैसे करना है, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कहने का मतलब उस उत्पादन को करने में कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, यानी तकनीकी के चयन की बात आएगी कि हमें जैसे मान लीजिए बाजरे का उत्पादन करना है या गेहूं का उत्पादन करना है, तो बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की, कि ऊंट से हल चलाएं, कि बैल से हल चलाएं, या फिर ट्रैक्टर से चलाएं, या फिर हम खुद ही लग जाएं, एक लड़का आगे लग जाएगा और एक पीछे पीछे जोतता रहेगा, चलो भाई ना तो बैल वाले को पैसे देने हैं, ना ऊंट वाले को देने हैं, ना ट्रैक्टर वाले को देना, हमारा खेत, हम ही हल और हम ही बैल। इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा वो बात आती है दूसरी समस्या उत्पादन कैसे किया जाए के अंतर्गत। हमें श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना है या फिर पूंजी का अधिक उपयोग करना है, ज्यादा पैसा लगाएंगे ट्रैक्टर वाला ले आएंगे, टेक्नोलॉजी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है या परंपरागत पुराने जो साधन हैं उनका उपयोग करना है, किनकी सहायता से लाइट का उपयोग करना है या डीजल इंजन का उपयोग करना है, इनमें से चयन किया जाएगा, उत्पादन के साधनों में चयन किया जाएगा और उससे पता लगेगा कि क्या उत्पादन किया जाए। तीसरी बात जब बात यह आ गई कि क्या उत्पादन हो गया और कितनी मात्रा में हो गया और कैसे उत्पादन हो गया, अब बात आती है कि उत्पादन तो हो गया, कैसे भी हो गया, लेकिन तीसरी बात है कि वो उत्पादन किसके लिए है, वो उत्पादन किसके लिए उत्पादन है, कहने का मतलब उत्पादन करने के बाद में उसका वितरण कैसे होगा, ये तीसरी समस्या जो है उसको यूं कह सकते हैं कि वितरण की समस्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, यानी जो उत्पादन हुआ है उसको उत्पादन के साधनों में वितरण तो करेंगे ना, उत्पादन के साधनों में वितरण करेंगे, कैसे कि जो भी उत्पादन हुआ है, अब भैया ट्रैक्टर वाला जो था वो पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा, मांगेगा, सीधी सी बात। जो लेबर लगा था वो भी अपनी मजदूरी मांगेगा नहीं मांगेगा, जिस आदमी ने अपनी पूंजी लगाई थी पूंजी के बदले में उसको ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए, जो मैनेज कर रहा था, जो मैनेजर था जिसने आदमी बहुत सारे लगाए थे वो भी अपनी तनख्वाह मांगेगा कि नहीं मांगेगा, और जो मालिक है वो लास्ट में अपना लाभ, या उद्यमी जो है वो अपना लाभ मांगेगा कि नहीं मांगेगा, है ना।
कहने का मतलब तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है आपकी कि उत्पादन के साधनों में वितरण या किसके लिए उत्पादन किया जाए। मोटे तौर पे बात करें हम कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसके अंतर्गत जो साधनों के एलोकेशन की जो समस्या है, उस आवंटन की जो समस्या है उसके अंतर्गत तीन समस्याएं आई। यानी मुख्य जो समस्या है उसको कहते हैं हम आवंटन की समस्या, और यही आपके सिलेबस में मुख्य तौर पे है, थोड़ा बहुत दूसरी भी बताऊंगा। और इसके अंतर्गत आपकी तीन समस्याएं आई, क्या उत्पादन किया जाए और क्या के साथ ही कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी बात, क्या जब हो गया तो कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी बात, जब कैसे भी हो गया तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए। कहने का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू, किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन समस्याएं। लास्ट वाली समस्या को कहते हैं वितरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये समस्या आपकी आई तीन आवंटन की समस्या के अंतर्गत। आवंटन की समस्या के साथ साथ जो और समस्याएं आती है ना दो, थोड़ा थोड़ा आप उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बिंदु जरूर बता दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में उसकी गहराइयां नहीं। आप किसी को गहराइयां समझनी हो तो बाद में मुझसे संपर्क कर लें, गहराइयां बता। आवंटन के बाद दूसरी समस्या आती है कि साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए। कुशलतम प्रयोग कैसे, कुशलतम प्रयोग का मतलब मान लीजिए आपके पास 10 लेबर है और आपके पास जो है दो तीन साइट चल रही हैं कि एक साइट पे काम चल रहा है, दूसरे खेत में काम चल रहा है, तीसरा मकान का काम चल रहा है। और आपने क्या किया, 10 के 10 जो है 10 में से 8 इसमें लगा दिए और एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे काम बिल्कुल ठप पड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल काम ठप पड़ा है। एक एक आदमी क्या करेगा, और यहाँ पे बड़ा सारा बेड़ा होगा, घना बेड़ा होगा, ठीक करें ये आपस में जो है ना बीड़ी पिए लग रहे हैं। कहने का मतलब साधनों का कुशलतम उपयोग जो है वो नहीं हो रहा है। तो जो आवंटन की समस्या के बाद में साधनों के कुशलतम प्रयोग की बात आएगी। और तीसरी बात आती है साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। पूर्ण उपयोग का मतलब जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनको जो है काम पे लगाया जाए। मान लीजिए 10 लेबर हैं आपके पास और 10 लेबर जो है आपने यहाँ पे लगा दिए 4 आदमी, बाकी 6 घर बच्चे नहीं, जितने भी हैं उनको काम पे लगाया जाए, यानी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए ताकि उत्पादन जो है वो अधिकतम हो। ये भी एक समस्या है। और चौथी बात है कि आर्थिक विकास जो है उसकी दर को कैसे बढ़ाया जाए। देश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए, ये बात जो है आर्थिक समस्याओं की बात कंप्लीट हुई। और छोटी सी बात आर्थिक समस्या की बात, एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि आर्थिक समस्या जो है वो किसके कारण होती है। इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है समस्या का वो है दुर्लभता। साधनों की दुर्लभता या साधनों की सीमितता। और इन सीमितता के कारण से जो है चयन की समस्या है कि कौन से साधन का चयन किया जाए। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए ये ऑप्शन आता है तो सही है, ये ऑप्शन आता है सही है, और इनके कारण से उन साधनों के बीच में चयन करना है। इसके कारण से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। ये बात आ गई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की। दुर्लभता या सीमितता जो है केंद्रीय समस्याओं की जननी है। ये दो जो है ना एक केंद्रीय समस्याओं की जननी है, उनकी मां है। अब बात करते हैं
थोड़ी सी आज शुरुआत करेंगे पीपीसी कर। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको सामान्यतः लिखते हैं पीपी से कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व का नाम कभी आपके सामने आएगा। फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, कर्व की बजाय फ्रंटियर शब्द का यूज भी किया जाता है, हालांकि आप पीपीसी कर्व समझेंगे। अब उत्पादन संभावना वक्र की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन के जो संभावना है उसकी बात करेंगे। उत्पादन की संभावना का मतलब हम बार बार एक चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे उत्पादन के जो साधन हैं वो क्या है, सीमित है, और सीमित संसाधनों से सीमित मात्रा में ही उत्पादन किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक चीज को हमने दुनिया भर का बना दिया तो दूसरी चीज भी जो है वो दुनिया भर की बना लेंगे, नहीं। हमें मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करना है, साथ में सरसों का उत्पादन भी करना है, तो ये नहीं है कि दुनिया भर का गेहूं बो दिया और दुनिया भर के सरसों बो दी, क्योंकि हमारे पास जो भूमि है वो सीमित मात्रा में है। मान लीजिए किसी के घर पे जो है 40 बीघा जमीन है, तो अगर उसने गेहूं 30 बीघा में बो दिया तो उसको 10 बीघा में ही बोना पड़ेगा सरसों, क्योंकि साधन जो है सीमित है, वो 40 का 400 नहीं कर सकता, वो सीमित मात्रा में करेगा। तो इनकी कौन कौन सी संभावनाएं बनती, यानी गेहूं का उत्पादन कितना किया, सरसों का उत्पादन कितना किया, इनकी जो संभावनाओं का संयोग है, उन संभावनाओं के संयोग को, यानी उत्पादन की जो संभावनाएं हैं उनको हम उत्पादन संभावना कहते हैं, कि कौन कौन से संयोग बन सकते हैं। कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए अगर मात्रा की बात करें तो 40 क्विंटल जो है वो गेहूं बोलिए, हमने 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर लिया और 30 क्विंटल जो है सरसों का उत्पादन कर लिया। इसके उत्पादन को बढ़ाया, अगर हमने 40 का 50 करेंगे तो उधर उसको कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कम जमीन में बोएंगे, तो उधर हो सकता है आपका 20 करेंगे, इसको 50 से 60 किया तो हो सकता है उसको हमने 8 ही करना पड़ जाए। यानी ये जो संभावनाएं हैं इनको कहते हैं उत्पादन संभावना, और इन उत्पादन संभावनाओं के संयोग को जिस वक्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जिस ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जिस कर्व की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, उसको कहते हैं पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र। क्लियर है? उत्पादन संभावना वक्र की बात जब करेंगे तो सबसे पहली बात है, आज केवल मैं इसकी मान्यताओं पे खत्म करूंगा कि उत्पादन संभावना वक्र में पहले से क्या चीजें अज्यूम करके चलते हैं, हम क्या चीज पहले से मान लें कि ये ऐसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र की बात जब भी करेंगे तो इसकी जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस की बात जब करेंगे तो सबसे पहली मान्यताएं हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन ही हो रहा है। पहली वस्तु आपकी एक्स और दूसरी जो है वाई, ये मान के चलते हैं, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से बनेगा ना, एक वस्तु इस पे लेंगे और एक वस्तु इस पे लेंगे, है ना, इस पे वाई ले लिया, इस पे एक्स। तो ये मान के चलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को जब क्लियर करेंगे तो दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक्स और वाई। दूसरी बात आती है कि उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन है, ये बात तो बार बार करते हैं हम, सीमित है। उत्पादन के साधन जो है वो सीमित हैं, निश्चित हैं, स्थिर हैं, बदलते नहीं। तीसरी बात है कि उत्पादन के साधन जो है विशिष्ट नहीं, विशिष्ट नहीं। विशिष्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि एक उत्पादन के साधन को एक काम पे से हटाया तो उसको दूसरे पे लगा सकते हैं, और विशिष्ट होता तो वो एक काम का स्पेशलिस्ट होता। मुझे अगर हल पकड़ा दिया जाए तो शायद मेरे बस की बात नहीं है, और खेत में हल चलाने वाले को मार्कर पकड़ा दिया जाए तो उसके बस की बात नहीं है, वो उसका विशिष्टीकरण हो गया। लेकिन इसमें
ये माना जाता है कि यहाँ पे विशिष्टीकरण नहीं होता है। मैं हल चला सकता हूँ, वो जो दूसरा आदमी खेत में काम कर रहा है वो पढ़ा सकता है, तीसरा आदमी तीसरा काम, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पे कोई भी विशिष्ट नहीं। सारे साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। यहाँ पे सब साधनों को काम मिला हुआ, खाली कोई नहीं है। यहाँ पे ये भी मान के चलते हैं सारे साधन जो हैं वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में हैं। पांचवी बात जो है वो है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक जिसको हम कह रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब तकनीक जो है वो आपकी स्थिर है, और सारे साधन जो हैं वो कुशलता के साथ प्रयोग किए जाते हैं, कुशलता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कल बात करेंगे उत्पादन संभावना सारणी की, टेबल की, और उसकी सहायता से वक्र कैसे बनाया जाए, उसकी सहायता से वक्र कैसे बनाया जाए, उसके बाद जो है कल करेंगे। एक या दो, मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर को बहुत आराम से बहुत क्लियरली पढ़ाऊंगा। तो कैसे वक्र बनाया जाएगा, कैसे सारणी बनाई जाएगी, उस पर बात करेंगे। अब बस चलते चलते थोड़ा सा बता दूं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है ऐसा बनता है। उत्पादन संभावना वक्र ऐसा बनता है, ये एक्स वस्तु और ये जो है वाई वस्तु। इसका पेट जो है इधर उभरा हुआ रहता है, इधर पिचका हुआ, उभरा हुआ। दो शब्द काम में आते हैं, उन्नतोदर और नतोदर। हिंदी पढ़ते हैं ना, उन्नत हो उदर जिसका, उदर मतलब पेट, जिसका उन्नत बड़ा सा मटका हो, उसको कहते हैं उन्नत उदर। तो ये इधर उन्नत है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि पीपीसी कर्व जो है उसकी आकृति कैसी होती है, तो ये मूल बिंदु कहते हैं बेटा इसको, ओरिजिन। मूल बिंदु की ओर उभरा हुआ है क्या ये? नहीं, बाहर की ओर उभरा हुआ है। मूल बिंदु की ओर तो पिचका हुआ है। इधर से देखेंगे तो नहीं लगे ना पेट अंदर गयो खाए को निकल ही न जाए। कहने का मतलब मूल बिंदु की ओर इसकी आकृति है नतोदर। और कोई ऐसा कर्व होता है ना, तो इसका पेट इधर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे 10-15 रोटी खा ली हो इसने, काफी उन्नत है, तब उसको कहते हैं उन्नतोदर। तो कहने का मतलब एक प्रश्न लास्ट में छोड़ के जाता हूं कि ये जो वक्र है इसकी आकृति कैसी होती है? मूल बिंदु की ओर नतोदर। मिलते हैं कल।